हेलो दोस्तों, TGI आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम लोग हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ना शुरू करेंगे। हिंदी के पाठ्यक्रम में जैसा कि आपने जाना होगा कि हिंदी में क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले वर्णमाला होता है, उसके बाद संधि होता है, समास होता है, उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, जैसे बहुत तरह के टॉपिक हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला ऐसे दो शब्दों से मिलकर के बना है, वर्ण धन माला। तो वर्णमाला में ऐसे हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना होता है वर्ण के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण होता क्या है। वर्ण होता क्या है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। ये हमने बचपन से परिभाषा जान रखा है। ऐसे इस परिभाषा से आप ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि वर्ण, ध्वनि और अक्षर में क्या अंतर है। आज हम एक नया परिभाषा जानेंगे। जैसा कि वर्ण का परिभाषा होता है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। अगर किसी वर्ण को अगर हम लिख रहे हैं, जैसा कि का, तो ये लिख करके जब हमने बताया तो ये वर्ण हो गया। लेकिन अगर केवल हम का को बोल रहे हैं तो वो हो गया ध्वनि। वहीं अक्षर, अगर का में हम आ को भी शामिल कर ले, यानी किसी स्वर को शामिल कर लें, तो यह एक प्रकार के अक्षर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अक्षर हो जाते हैं। तो आइए, ऐसे वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो है ये स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र कहने का मतलब वो उसके उच्चारण में जो है किसी दूसरा वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। वहीं व्यंजन में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसलिए स्वर वर्ण स्वतंत्र हुई और व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं हुई। तो स्वर वर्ण स्वतंत्र है और इसकी संख्या 11 है। कितने हैं? 11। वहीं व्यंजन वर्ण जो कि स्वतंत्र नहीं है और इसके उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है और इसकी संख्या जो है 33 है। ऐसे हम वर्णों की कुल संख्या जान रखे हैं कि कितना होते हैं? 52 होते हैं। कितने? 52। तो 52 में 33 और 11 को जोड़ेंगे, अभी 44 ही हुई है। आगे और क्या होते हैं? तो दो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण। उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण जो कि एक ड के नीचे लगता है और एक ढ के नीचे जो बुंदा लगता है, इसी को कहते हैं ताड़नजात की बिंदी या फिर उत्क्षिप्त की बिंदी या द्वित्व व्यंजन की बिंदी। ये जो है द्वित्व व्यंजन की बिंदी हम दो जगह पे ही लगाते हैं, केवल ड और ढ में। ड और ध में। उसके बाद चार होते हैं संयुक्त व्यंजन। चार होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है। 4 ये होती है कश, त्र, ज्ञ, स्र। ये 4 होती है। तो हमने ये जाना कि अभी तक कुल वर्णों की संख्या 50 हुई है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 52। तो इसमें दो और बचा हुआ है जो कि दो होते हैं अयोग्य वाह। अयोग्य वाह। अयोग्य वाह की संख्या कितने हैं? 2 है। तो इस तरह से वर्णों की कुल संख्या 52 हुई। अब आइए हम जानते हैं स्वर वर्णों के बारे में। स्वर वर्ण जो कि 11 होते हैं, अब आइए जानते हैं ये 11 है कौन कौन। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण ये 11 है कौन कौन? तो 11 ये है आ, हर्ष ई, दीर्घ ई,
हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, उ, औ। ये टोटल स्वरों की संख्या कितने हैं? 11। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इस पे 1 पाई और इस पे 2 पाई दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये केवल मात्रा में हम ऐसा करते हैं कि ए की मात्रा में 1 पाई ऊपर और ऐ की मात्रा में 2 पाई ऊपर होती है। जबकि अगर हम स्वरों को केवल लिखते हैं तो उसमें ए में कोई भी ऊपर पाई नहीं होती है और ऐ में कोई भी ऊपर पाई नहीं होती है। इस तरह से स्वरों की संख्या टोटल 11 हुई। बहुत बच्चा ये भी बता देता है कि ऋषि होता है, तो ऋषि नहीं, इसको हम री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? री। री बना है 2 अक्षरों से, पहला र प्लस हर्ष ई। तो इस तरह से हम इसको क्या पढ़ेंगे? री। अब आइए स्वरों को जो है हम बंटवारा करते हैं, यानी स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम मात्रा के आधार पर स्वरों को, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ये 3 हमने बांटे हैं मात्रा के आधार पर स्वरों को, जो कि पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। तो आइए एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का ऐसे दूसरा नाम है एक मात्रिक स्वर। और इसी का तीसरा नाम है लघु स्वर। लघु स्वर में मात्रा की संख्या 1 होती है और इसे बोलने में सबसे कम, यानी इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगती है। तो पूरे स्वर में अगर किसी में सबसे कम समय अगर उच्चारण में लगता है तो वो है कौन? ह्रस्व स्वर। और इसी का दूसरा नाम क्या है? एक मात्रिक स्वर। और इसी का तीसरा नाम लघु स्वर होता है। इसकी कुल संख्या 4 है। 4 कौन कौन है? तो आ, हर्ष ई, हर्ष उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। इसके जो है उच्चारण में किसी भी दूसरा वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ऐसे तो पूरे स्वर वर्ण को बोलने में या उच्चारण करने में किसी दूसरा वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। साथ ही इसमें एक और खूबी है कि इसमें केवल और केवल मात्रा की संख्या 1 होती है। जब हम आगे चल करके छंद के बारे में पढ़ेंगे तो जो है ह्रस्व स्वर का एक चिन्ह दर्शाना होता है। ठीक है, जैसे कि एक मात्रिक स्वर क्या होता है, द्विमात्रिक स्वर क्या होता है, उसका एक चिन्ह होता है, जो कि ह्रस्व स्वर का चिन्ह होता है एक लाइन सीधा। ह्रस्व स्वर का चिन्ह क्या होता है छंद में? एक लाइन सीधा। तो एक लाइन सीधा ह्रस्व स्वर के चिन्ह होता है कहां? छंद में। तो वहां छंद में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बाकी अभी जानते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम द्विमात्रिक स्वर है। द्विमात्रिक स्वर होता क्या है? तो इसमें मात्राओं की संख्या 2 होती है और जो है इसे बोलने में ह्रस्व स्वर से
दोगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में बहुत ही कम समय लग रहा था और दीर्घ स्वर में जो है ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। तो कहने का मतलब वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। और इसकी संख्या जो है 7 होती है। कितने? 7। तो इसके अलावा जितने भी स्वर बचे वो सब 7 हो जाएंगे दीर्घ स्वर। तो ये 7 दीर्घ स्वर हैं कौन कौन? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब आइए, दीर्घ स्वर तो हमने जाना, इसमें से दीर्घ स्वर का भी बंटवारा आगे चल करके किया गया है, जो कि हम अभी यहीं पे देखेंगे कि दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दीर्घ स्वर ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर का कोई दूसरा प्रकार नहीं है, जबकि दीर्घ स्वर का 2 प्रकार है, एक सजातीय स्वर और दूसरा विजातीय स्वर। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले स्वर वर्ण कितने भाग में बांटे थे मात्रा के आधार पर? 3 भाग में। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। वहीं ह्रस्व स्वर का कोई प्रकार नहीं होता है, जबकि दीर्घ स्वर 2 इसके भाग हैं। पहला सजातीय स्वर और दूसरा विजातीय स्वर। सजातीय स्वर कहने का मतलब इसमें 2 एक ही जैसे स्वर शामिल होते हैं। कहने का मतलब 2 एक जैसे स्वर मिल करके एक नया स्वर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। वहीं विजातीय स्वर में 2 अलग अलग स्वर मिल करके एक अलग स्वर बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। सबसे पहले दीर्घ स्वर कौन कौन था? 7। तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 जो है दीर्घ स्वर थे। और इस दीर्घ स्वर में सजातीय स्वर है। क्या है? सजातीय स्वर। तो कहने का मतलब आ का निर्माण जो हुआ है आ प्लस आ से हुआ है। आ का निर्माण एक जैसे स्वरों से हुआ है, आ प्लस आ से। वहीं दीर्घाई का निर्माण जो है हर्षाई प्लस हर्षाई से हुआ है। यानी कहने का मतलब ये भी 2 एक जैसे स्वरों से हुआ है। वहीं दीर्घाऊ का जो निर्माण है वो 2 हर्षाऊ से हुआ है। तो कहने का मतलब दीर्घाऊ का भी निर्माण 2 हर्षाऊ होने के कारण दोनों एक जैसे स्वर हैं और ये भी क्या होंगे? सजातीय स्वर होंगे। वहीं ये जो अब 4 बचे, ये 4 जो हैं क्या हैं? 4 जो बचे हैं ये हो जाएंगे विजातीय स्वर। तो कहने का मतलब 3 क्या हुए? सजातीय और 4 क्या हो गए? विजातीय स्वर। तो 3 जो सजातीय स्वर हुए उसको हमने देखा। अब आइए विजातीय स्वर कौन कौन होते हैं? तो कहने का मतलब ए, ऐ, ओ और औ, ये सब क्या है? विजातीय स्वर हैं। तो हम एक जगह पे सजातीय स्वर को लिख देते हैं और दूसरे जगह पर विजातीय स्वर। ये 3 क्या हो गए? सजातीय स्वर हो गए। क्या हो गए? सजातीय स्वर। अब आइए विजातीय स्वर के बारे में इधर जानते हैं। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर होते कौन कौन हैं? तो 4 हैं, ए, ऐ, ओ और औ। ए का निर्माण जो हुआ है आ प्लस हर्ष ई से हुआ है। और वहीं ऐ का निर्माण जो हुआ है आ प्लस ए से हुआ है। ओ का निर्माण जो हुआ है आ प्लस हर्षाऊ से हुआ है। और औ का जो निर्माण है आ प्लस ओ से हुआ है। तो कहने का मतलब हर सजातीय स्वर में
दो एक जैसे स्वर थे, वहीं विजातीय स्वर में दो अलग अलग स्वर मिलकर के एक नया स्वर बनाया है। इस वजह से हम इसे विजातीय स्वर कहते हैं। और जो एक जैसे स्वरों से मिलकर एक नया स्वर बना है, इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? सजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर तीन होते हैं, आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, जो कि ये जो है एक समान स्वरों से मिलकर बने हैं। वहीं विजातीय स्वर दो अलग अलग स्वर मिलकर एक नए स्वर बनाया है। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? विजातीय स्वर। ये दोनों किसके भाग हैं? दीर्घ स्वर के। तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं और वो 7 दो हिस्सों में बटे होते हैं, एक सजातीय और दूसरा विजातीय। सजातीय के हिस्से में 3 और विजातीय के हिस्से में 4 हैं। तो सजातीय हमने जाना कि एक जैसे स्वरों से मिलकर बना है, वहीं विजातीय दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बना है। अब हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि प्लुत स्वर क्या होता है। हमने अभी तक सीखा स्वर 11 होते हैं और ये जो है 3 हिस्सों में बटे होते हैं मात्रा के आधार पर। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 4 थे, जो कि आ, हर्ष ई, हर्ष उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर हो गए। और बाकी के 7 जो बचे हैं वो 7 के साथ क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। और इन 7 को हम पुनः 2 भागों में बांट करके पढ़ा, एक सजातीय स्वर और दूसरा विजातीय स्वर। उसके बाद अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्लुत स्वर होता क्या है। तो प्लुत स्वर आधुनिक हिंदी में अभी इसका बस उच्चारण में केवल प्रयोग किया जाता है, इसका संख्या निर्धारित नहीं है। ये संस्कृत भाषा में केवल जो है हम इसका उच्चारण में प्रयोग करते हैं। अभी हम आप लोग को बताएं कि ह्रस्व स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है, वहीं दीर्घ स्वर को बोलने में इससे 2 गुना समय लगता है। वहीं प्लुत स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। तो 3 गुना समय लगने का मतलब कहीं ना कहीं जैसे हम लिखेंगे, जैसे ओम, ओ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ओम। तो ऐसे लिखा जाता है ओम इस तरह से, लेकिन हम इसे उच्चारण करने के लिए हम इस तरह से लिखे हैं। और ये उदाहरण किस स्वर का है? प्लुत स्वर का। और इसका उच्चारण करके आप देखिए एकदम लंबा, मतलब कहने का मतलब ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, ओम। तो कहने का मतलब ह्रस्व स्वर से 3 गुना अगर समय लगे तो कौन स्वर होते हैं? प्लुत स्वर। और इसकी संख्या निर्धारित नहीं है। तो आइए आज की क्लास में हम यहीं तक सीखेंगे, बाकी का क्लास अगले दिन। जय हिंद।